हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। सो आज मैं आपके सामने फिजिक्स का चैप्टर नंबर 11 मैग्नेटिक मटेरियल्स, तो इसका आज मैं आपके सामने फर्स्ट लेक्चर लेकर आया हूँ। तो जैसे कि आप नाम देख रहे हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स, तो क्या पढ़ेंगे हम इसमें डेफिनेटली वो सब्सटेंसेस पढ़ेंगे जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जनरली तीन तरह में डिवाइड की गई है। एक है जैसे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, दूसरा डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस और तीसरा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। मगर इनको पढ़ने से पहले हमको ये पढ़ना पड़ेगा कि ये जो अलग अलग मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, इनमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है उसके पीछे का कारण क्या है, पहले वो जानना पड़ेगा। तो वो एक बार जान लेंगे तब हम इसको पढ़ेंगे मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो ये बेसिकली ये दो पार्ट है इस चैप्टर का। लेकिन अब इस टेक्स्ट बुक में चार लोगों ने क्या किया है कि इसके एक और पार्ट दिया है, तीन पार्ट में इसको किया है। लास्ट पार्ट तो आपका मैग्नेटिक सब्सटेंस है, उसके पहला वाला पार्ट है कि क्या कारण है मैग्नेटिक सब्सटेंस में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का। मगर एक और पार्ट है स्टार्टिंग में, और वो है रिवीजन करवाया है। जो भी हमने मैग्नेट के बारे में थोड़ा बहुत 11 में पढ़ा है, थोड़ा बहुत 12th में जो मैग्नेटिक हमने पढ़ा भी लास्ट चैप्टर में आपका मैग्नेटिक फील्ड्स, उन सब का थोड़ा सा रिवीजन करवाया गया है। पता नहीं क्यों करवाया है, लेकिन ठीक है, सिंस मैग्नेट का चैप्टर है तो मैग्नेट के बारे में थोड़ा रिवीजन हो गया है। तो चलिए हम पहले वो रिवीजन ही कर लेते हैं। तो अगर मैग्नेट की बात करें तो एक मैग्नेट जैसे बार मैग्नेट की अगर हम बात करें तो ये आपका बार मैग्नेट है। ये सब मैं अभी इस समय रिवीजन करवा रहा हूँ आपको 11th और 12th का थोड़ा बहुत। तो सपोज ये आपका साउथ है, इधर आपका नॉर्थ है ना। तो आप जानते हैं कि इधर से लाइंस ऑफ फोर्स निकलती है नॉर्थ से साउथ की तरफ, ये तो आप जानते ही होंगे, है ना। और अंदर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स साउथ से नॉर्थ जाती है अंदर। अब यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ होता है P, आप बोल सकते हैं P और Q। यहाँ से इसका जो लेंथ होता है वो 12 होता है। ये सेंटर अगर है तो अगर परपेंडिकुलर दो लाइन है तो ये लाइन को हम लोग एक्सिस बोलते हैं, और ये जो है ओरिजिन सेंटर से जो पास होता है उसको इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं, है ना। जैसे इक्वेटोरियल लाइन। अब सिंस आपका मैग्नेटिक डाइपोल जो है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स साउथ से नॉर्थ जाता है मैग्नेट में, इसीलिए एक जो टर्म है ना जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब इसका एक ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट ये है कि कभी कभी टेक्स्ट वाले इसके लिए m यूज करते हैं और कभी कभी म्यू यूज करते हैं, जैसा उनको सहूलियत। आई डोंट नो द रीजन, ठीक है। अब जैसे लास्ट चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड में उन्होंने डाइपोल मोमेंट का सिंबल म्यू यूज किया, अब इस चैप्टर में m यूज किया, ठीक है। तो हम लोग भी m यूज करेंगे, म्यू भी गलत नहीं है, ठीक है। अब ये मैग्नेट डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है, जैसे मैग्नेट के अंदर का है तो इट इज ऑलवेज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। आपका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है उसका डायरेक्शन हमेशा साउथ टू नॉर्थ होता है, और मैग्नेट के लिए उसका फॉर्मूला होता है 1 ऑफ द पोल स्ट्रेंथ इनटू 2l, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली मैग्नेट डाइपोल मोमेंट फॉर अ बार मैग्नेट का डायरेक्शन है। तो ये बेसिक चीज आपको तो मालूम है, जो हम लोग ने लास्ट ईयर 11 में देखा है, एक्चुअली सब हमने देखा है मैग्नेट डाइपोल में। अब उसी को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। अगर ये मैग्नेट, ये जो मैग्नेट है जो हमने पढ़ा है, जैसे थोड़े थोड़े टर्म्स हम समझे हैं, इस मैग्नेट को अगर हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होगा, मतलब कि अभी सपोज आपका ये बार मैग्नेट है, ठीक है। अभी इसको हम लोग रखते हैं एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। ये एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये समझ लीजिए ये आपका साउथ है, सपोज इधर आपका नॉर्थ है, और मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पे एक फोर्स होगा मैग्नेटिक फोर्स, यहाँ पे एक फोर्स होगा मैग्नेटिक फोर्स Fm, ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम जानते हैं इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ये आपका मैग्नेटिक डाइपोल का डायरेक्शन होगा। अब सपोज ये जो है ये एंगल बनाता है
आपका जो मैग्नेट का बीच का हम लोग सेंट्रल लाइन एक्सिस लाइन लेते हैं, ये एंगल थीटा बनाता है सपोज मैग्नेट विद द मैग्नेटिक फील्ड। तो हम जानते हैं कि ये टॉर्क एक्ट करेगा ना, देखिए ये दोनों फोर्सेस है पैरेलल और ऑपोजिट, और उनका दे आर नॉट अलोंग द सेम लाइन, है पैरेलल ऑपोजिट लेकिन अलोंग द सेम लाइन नहीं है। तो ये क्या करेंगे, इस बार मैग्नेट को रोटेट करेंगे। अब इस बार मैग्नेट को रोटेट करेंगे तो टॉर्क एक्ट होता है, याद है ना टॉर्क। अब ये टॉर्क हमने कहाँ पढ़ा था, याद है, हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, हमने वो जो कॉइल था, मोटर वाला कॉइल जो घूमता है मैग्नेट के बीच में, वहां पढ़ा था। इनफैक्ट ये 11 में भी हो चुका ये चीज। अब सिर्फ फॉर्मूला उन्होंने दिया टॉर्क का, फॉर्मूला mb sin थीटा। इसका डेरिवेशन नहीं है क्योंकि कर चुके हैं, तो वैसे बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है डेरिवेशन, लेकिन है नहीं तो मैं उस पर डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। ये डेरिवेशन हमने देखा है कहाँ पे, लास्ट चैप्टर में, और इसका एक्चुअल डेरिवेशन 11th स्टैंडर्ड में हो चुका है। तो टॉर्क एक्ट होके क्या करेगा, इस बार मैग्नेट को घुमाएगा और उसको अलाइन करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके आगे का बात बोल रहा हूं। अब सपोज हम इसको घुमाना चाहते हैं, ये तो इसको टॉर्क इधर घुमाएगा, हम इसको ऑपोजिट घुमाना चाहते हैं, किसको, बार मैग्नेट को। अगर आप बार मैग्नेट को ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाना चाहते हैं, सपोज ये जैसे क्लॉकवाइज है, आप उसको घुमाना चाहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या ये अपने आप हो सकता है, नहीं, आपको तो वर्क करना पड़ेगा। क्यों वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो टॉर्क है, जो फोर्स एक्ट हो रहा है, आपको उसके अगेंस्ट जाना है ना। तो जो भी फोर्स के अगेंस्ट अगर आपको कुछ करना है तो बिना वर्क के तो हो नहीं सकता, तो आपको वर्क करना पड़ेगा। अब वर्क का फॉर्मूला यहाँ पे जो होगा ना, वो क्या होगा, वो होगा टाउ इंटू डी थीटा। क्यों, क्योंकि वर्क का बेसिक फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफएस, लेकिन यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो एंगल में डिस्प्लेसमेंट होगा जितना भी थोड़ा बहुत, और जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो टॉर्क हो रहा है। अब ये वर्क सपोज लेट से आपका स्टार्टिंग में कुछ थीटा नॉट है और बाद में थीटा है, कुछ भी स्टार्टिंग में कोई पर्टिकुलर एंगल है, उस एंगल से लेके आपको थीटा तक उसको घुमाने का है। तो जब भी आपको घुमाने का है तो वर्क तो करना पड़ेगा, उसके बिना तो नहीं हो सकता। अब वर्क करेंगे तो चलो देखते हैं, थीटा नॉट से लेके थीटा, टॉर्क का फॉर्मूला mb sin थीटा d थीटा। mb कांस्टेंट है, sin थीटा का इंटीग्रेशन है माइनस कॉस थीटा, थीटा नॉट से लेके थीटा माइनस mb, माइनस बाहर निकाल दिया तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा नॉट। अगर आपको माइनस साइन नहीं रखना है, अंदर डालना है, तो आप लिख सकते mb cos थीटा नॉट को पहले लिख सकते हैं माइनस cos थीटा। ये वर्क डन है, ठीक है ना, दिस इज वर्क डन। अब ये वर्क डन का क्या होने वाला है, ये जो आपने वर्क डन किया वो स्टोर होगा ना इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी u थीटा माइनस u थीटा नॉट will be equal to mb cos theta naught minus cos theta. For simplification के लिए हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि u थीटा नॉट को हम लोग जीरो ले लेते हैं, जीरो मतलब ये cos थीटा नॉट वाला पार्ट नहीं लेते हैं। तो u थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस mb cos थीटा। आपके टेक्स्ट बुक में ये सब कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया है, ये लिखा है, ये लिखा है और फिर ये लिख दिया, ये सब पार्ट एक्सप्लेन नहीं किया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मैंने एक्सप्लेन किया इसकी जरूरत क्यों है। ये सब की जरूरत इसलिए है क्योंकि जब न्यूमेरिकल आप करेंगे ना तो आप ये फॉर्मूला नहीं यूज कर पाएंगे, क्योंकि उस जगह पे आपको स्टार्टिंग एंगल, दूसरा एंगल, दो एंगल्स दिया रहेगा, भाई स्टार्टिंग में इतना एंगल है, बाद में इतना एंगल है, तो फिर आप ये फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, तब तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। नाउ दिस इज द वर्क डन, चेंज इन, यू कैन से चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू।
और उसको इनिशियल को हम लोग 0 अज्यूम करते हैं, तो फिर ये जनरलाइज फॉर्म हो जाता है u थीटा इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज माइनस एम डॉट बी। याद करिए, ये था ना उसमें, कॉइल में भी था, लास्ट चैप्टर के कॉइल में भी ये फॉर्मूला था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल स्टोर होती है उसका था फॉर्मूला माइनस पी डॉट ई, माइनस पी कॉस थीटा, तो यहाँ पे माइनस एम बी कॉस थीटा। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आप इससे रिलेट करेंगे तो बहुत सारे फॉर्मूला आपको पता चलेंगे, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, वो याद रहेगा तो ये भी याद रह जाता है। तो ये तो एक पार्ट है इस टॉपिक का यहाँ तक। अच्छा, इससे थोड़ा एक्स्ट्रा भी लिया गया उन्होंने, केसेस भी कुछ लिए, चलिए देख लेते हैं केसेस। हाँ, केस 1। अब केस 1 उन्होंने क्या लिया है कि भाई थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। मैं इस फॉर्मूला की बात कर रहा हूं जो टेक्स्ट बुक में फॉर्मूला फाइनली लिया है वो फॉर्मूला। अगर आप थीटा 0 डिग्री लेंगे तो आपका ये कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी कॉस 0 माइनस एम बी, दिस इज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, या फिर आप बोल सकते हैं स्टेबल। कब? जब आपका बार मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होंगे, डेफिनेटली ना, क्योंकि बार मैग्नेट क्या चाहता है कि वो अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन कर दे, तो कोई भी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहेगी पर माइनस एम बी। केस 2 में अगर आपने थीटा सपोज ले लिया 90 डिग्री, तो यू थीटा क्या हो जाएगा, यू थीटा माइनस एम बी कॉस 90, दैट विल बी 0। मतलब जब आपका बार मैग्नेट परपेंडिकुलर, ऐसा है, जब बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर है तो पोटेंशियल एनर्जी 0। केस 3, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 मतलब ये उल्टा होगा, ये जो मैं इस डायरेक्शन में पूरा ऐसा उल्टा होगा, बार मैग्नेट पूरा उल्टा होगा, उस समय आपका u थीटा क्या हो जाएगा, माइनस एम बी कॉस 180। अब कॉस 180 तो भाई -1 है, तो माइनस माइनस प्लस एम बी। नाउ दिस इज मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी विच इज अनस्टेबल। देखो, कोई भी चीज में अगर पोटेंशियल ज्यादा होती है ना तो वो अनस्टेबल हो जाता है, और जिसमें पोटेंशियल कम होती है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो दिस इज अनस्टेबल कंडीशन, दिस इज मिनिमम पोटेंशियल, देयरफॉर दिस इज स्टेबल कंडीशन। इसी को अगर आपको ग्राफ में देखना है, ग्राफ में ये आपका सपोज 0 है, ये आपका 90 है, ये आपका 180 है, ये मैं थीटा की बात कर रहा हूँ, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है, सपोज मैक्सिमम है एम बी, मिनिमम है माइनस एम बी, है कि नहीं। तो आपका 0 पे माइनस एम बी है, तो एक पॉइंट इधर हो गया, 90 पे जब इधर हो गया और यहाँ हो गया, तो ग्राफ देखिए कुछ ऐसा जाता है। दिस इज द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन अ बार मैग्नेट एट डिफरेंट एंगल, 0 डिग्री, 90 डिग्री, और बीच का तो एंगल है ही, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये मेन एंगल्स को ज्वाइन करता हुआ ग्राफ ऐसा है। तो यह आपका फर्स्ट पार्ट बने, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सब, ये थोड़ा बहुत 11th का है, थोड़ा बहुत 12th का भी है इसमें, जैसे मैं बोला लास्ट चैप्टर में ये है ये चीज, तो 11th और 12th मिला के ये है आपका, ठीक है। अब इसके साथ एक और चीज है, अब ये कहाँ, अब ये नेक्स्ट जो इसमें पढ़ रहे हैं वो भी 12th का है, ऑसिलेशंस। आपने याद करिए ऑसिलेशन पढ़ा, एंगुलर ऑसिलेशन, सेम टू सेम वापस रिपीट हुए थे। मैं नहीं जानता क्यों रिपीट किया, ठीक है रिपीट किया तो हम लोग भी उसको देख लेते हैं, हम लोग रिवाइज हो जाएगा। एंगुलर ऑसिलेशन अगर आपको याद है, ऑसिलेशन चैप्टर है, वहां पे हमने मैग्नेट को लेके एक्सप्लेन किया था, तो वो चीज इधर भी है, तो मैं इसको रब करता हूं, मैं एंगुलर ऑसिलेशन की बात करता हूं। अब एंगुलर ऑसिलेशन के लिए वो लोग ने उसको कैसे एक्सप्लेन किया है, जब भी हम किसी मैग्नेट को सपोज सस्पेंड करते हैं, सपोज ये आपका बार मैग्नेट है, ठीक है, इसको धागे से ऐसा सस्पेंड कर दिया है, तो जनरली हम लोग देखते हैं कि नॉर्थ साउथ में वो अलाइन होगा। अगर आप इसके सामने एक और बार मैग्नेट लेके आते हैं, है ना, नॉर्थ साउथ, अभी लाइट पोज लाए तो ये तो रिपेल करेगा, और रिपेल करके ये एक जगह पे रुक जाएगा, पूरा ऐसा घूमेगा, रुक जाएगा, मानते हैं बात। अब रुक जाएगा मतलब क्या, इसका मतलब
इसका जो डिफ्लेक्टिंग है, अब ये अब जब नॉर्थ पोल के सामने लाए तो रिपेल किया तो उसको डिफ्लेक्ट किया, तो एक जो फोर्स है एक्ट हो रही है वो उसको रिपेल करने की कोशिश कर रही है, और ये खुद अलाइन होना चाहता है अपने नॉर्थ साउथ में, तो वो इसको इस फोर्स को हम लोग बोलेंगे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, और जो उसको वापस अपने नॉर्थ साउथ में लाना चाहता है ना रिवर्स में, उसको हम बोलेंगे रिस्टोरिंग टॉर्क वर्ड इसलिए इसका क्योंकि रोटेट हो रहा है ना बॉडी। तो एक है आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और एक है आपका रिस्टोरिंग टॉर्क। अगर आपका मैग्नेट रुक गया है इक्विलिब्रियम में है अगर सपोज, इसका मतलब ये हुआ कि जो टॉर्क उसको डिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब ये जो आपने लाया ना बार में उसको डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क याद करिए आपने पढ़ा था रोटेशनल मोशन में, इसको रोटेट कराने के लिए जो टॉर्क है आई अल्फा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, और ये ऑसिलेशन में भी है, सेम ही चीज है, अगर आपको आता हो तो। रिस्टोरिंग मतलब ये मैग्नेट जो आना चाहता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो अभी हमने डेरिवेशन देखा है ना mb sin थीटा, मतलब डेरिवेशन नहीं फॉर्मूला देखा है, इसको माइनस साइन इसलिए लिखा जाएगा क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस साइन। अभी अल्फा को लिखा जाता है d2 थीटा बाय dt स्क्वायर, ये भी हम देख चुके हैं, कोई नया चीज नहीं है, इज इक्वल टू माइनस mb। अभी इसको थीटा लिखेंगे ये बोल के थीटा इज वेरी स्मॉल। आप जानते होंगे अगर थीटा वेरी स्मॉल होता है तो साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा when theta is very small. So d square theta by dt square is equal to minus mb upon I into theta. ये फॉर्मूला है। अब याद करिए ऑसिलेशन का जो बेसिक प्रिंसिपल है, एक ऑसिलेशन का बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि उसका जो d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर होता है दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। ये बेसिक प्रिंसिपल है। ये लीनियर ऑसिलेशन है, ये एंगुलर है, तो ये SHM का है, तो ये तो सेम ही है ना। अब ये देखिए ये आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये आपका लीनियर एक्सेलरेशन है, ये आपका एंगुलर एक्सेलरेशन है। इसका मतलब है जो ओमेगा स्क्वायर है वो ये होना चाहिए, है कि नहीं? तो इसके साथ जब आप कंपेयर करेंगे तो आप क्या बोलेंगे, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू mb अपॉन I। ओमेगा इज इक्वल रूट ऑफ mb अपॉन I। टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई उल्टा हो जाएगा रूट ऑफ I बाय mb। अब आप मुझसे पूछेंगे ये सब क्या है टाइम पीरियड ओमेगा, ये तो स्टेशनरी है। नहीं, आपने उसको इक्विलिब्रियम कर दिया तो ये कंडीशन हो गया। अब जैसे ही आप इसको हटाएंगे ना ये मैग्नेट को, तो ये मैग्नेट रिस्टोर करेगा, लेकिन रिस्टोर करके क्या आगे जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, एंगुलर ऑसिलेशन शुरू हो जाएगा। तो जो एंगुलर ऑसिलेशन शुरू होगा उसका ये टाइम पीरियड है 2 पाई रूट I by mb। I is the moment of inertia, small m is the magnetic dipole moment and b is the external magnetic field। वो जो भी हो, यहाँ पे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, जिसका मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर है। तो ये आपका एक डेरिवेशन है, मगर ये डेरिवेशन जैसे मैंने कहा रिपीट है। ऑसिलेशन का अगर आपको आता है तो फिर ये वापस करने की, लर्न करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सेम का सेम रिपीट कर दिया उन्होंने इस जगह। तो यहां तक पोर्शन सिर्फ रिपीट हुआ है। अभी तक मैंने आपको जितना सिखाया ना, टॉर्क की बात करो, पोटेंशियल एनर्जी की बात करो, या फिर ये टाइम पीरियड की बात करो, एंगुलर ऑसिलेशन की बात करो, ये सब का सब रिपीट है। तो अगर आपको याद है 11th और 12th का तो ये आपके लिए नया नहीं है। अब हम जाएंगे सेकेंड पार्ट के इस चैप्टर पे, जहां पे हम ये देखेंगे कि जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो प्रॉपर्टी दिखाती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, उसके पीछे का कारण क्या है। लेट्स सी दैट। चलिए देखते हैं। जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं उनमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखती है उसके पीछे का कारण समझेंगे हम। बड़ा इंटरेस्टिंग कारण है, एंजॉय द रीजन, मतलब मजा आएगा रीजन देख के। तो मैं आपको बता रहा हूं अभी नेक्स्ट टॉपिक में
मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म इन मटेरियल्स। स्टार्ट करने से पहले याद दिला दूं, हम लोग इस पे डिस्कशन कर चुके हैं। क्या, अगर एक सर्कुलर कॉइल है, अगर करंट फ्लो हो रहा है डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेगा, घुमाने का, उंगली ऊपर। उंगली ऊपर का मतलब है लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे जा रही है नीचे से ऊपर, मतलब नीचे वाला साइड साउथ है, ऊपर वाला साइड नॉर्थ है, तो इसका मतलब है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ जाए। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मैंने आपको बाद में कैसे बताया, साउथ से नॉर्थ जाती है, वही है साउथ से नॉर्थ। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट सर्कुलर कॉइल के लिए हमेशा साउथ से नॉर्थ में जाएगी, वो उंगलियां घुमाने का, कर्ल करने का फिंगर, थंब का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का। अब आप बोलेंगे सर ये क्यों बता रही है, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि अब मुझे उसको यूज करना है, जो नॉलेज हमको पता है ना उसको हमको यहाँ यूज करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि सर कोई सब्सटेंस में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों आती है। देखिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का आने का कारण होता है मैग्नेटिक डाइपोल या फिर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसकी वजह से ही किसी सब्सटेंस में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ सकती है, क्योंकि इसकी वजह से ही तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होता है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स तभी होगा जब उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी। इसका मतलब है हम लोग ये स्टडी करने वाले मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जो सब्सटेंस में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है तो उसमें ये होना चाहिए, तो हम ये देखेंगे, जानेंगे। तो चलिए इसके बारे में जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सब्सटेंस के अंदर जाना पड़ेगा, एकदम डीप में जाना पड़ेगा। कहाँ पे, उसके इलेक्ट्रॉन तक जाना पड़ेगा। वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के गोल गोल घूम रहा है, हमको वहां पे जाना पड़ेगा। जाते हैं, चलिए मैं देखता हूं, दिखा दो आपको। तो ये है आपका इलेक्ट्रॉन, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये मैंने दिखा दिया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सपोज ये आपका इलेक्ट्रॉन है ई, ऐसा मूव हो रहा है, लेकिन आप तो जानते हैं करंट का डायरेक्शन इज नॉट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, करंट का डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ना, इट इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन। मतलब करंट का डायरेक्शन, अगर इलेक्ट्रॉन का क्लॉकवाइज है तो करंट का डायरेक्शन तो भाई हम लोग को एंटी क्लॉकवाइज दिखाना पड़ेगा, मानते हैं बात आप। अब ये सर्कुलर कॉइल है, सपोज ये सर्कुलर पाथ है, सॉरी नॉट कॉइल, सर्कुलर पाथ है इलेक्ट्रॉन का, इसका हम लोग रेडियस ले लेते हैं, रेडियस है ना, रेडियस सपोज आर है। अब ये सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ है, अब ये सर्कुलर पाथ है तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, लीनियर वेलोसिटी, तो लीनियर वेलोसिटी सपोज v है। क्या मैं बोल सकता हूं कि जो सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, क्या बोल सकता हूं कि वो छोटा सा एक करंट लूप है, टाइनी लूप है। करंट लूप क्या होता है, एक सर्कुलर लूप करंट क्या होता है, जब भी चार्जेस मूव होते हैं तो उसी को तो हम बोलते हैं ना करंट लूप। तो इलेक्ट्रॉन क्या चार्ज नहीं है ना, इलेक्ट्रॉन तो चार्ज है भाई, नेगेटिव चार्ज है वो। अगर वो न्यूक्लियस के गोल गोल घूम रहा है तो जिस पाथ में घूम रहा है उसको हम एक लूप समझ सकते हैं, करंट लूप समझ सकते हैं, मतलब इसके जैसा। We can understand that is a current loop, ठीक है ना, राइट। अगर ये करंट लूप है, इसका मतलब है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड बन गया, मतलब इसका एक साइड साउथ नॉर्थ होगा, एक साइड साउथ होगा, उसके लिए उंगलियां घुमाओ। आपका करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, उंगलियां घुमाओ, थंब ऊपर है, तो सिंपल बात, थंब अगर ऊपर है इसका मतलब है कि मेरा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होगा उसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा। अगर मैंने इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऐसा लिया है और करंट एंटी क्लॉकवाइज लिया, सपोज कोई बोला मेरे को उल्टा लेने का, ले सकता है भाई, आपको इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज करंट क्लॉकवाइज, तो हम नीचे आएगा, बस इतना ही फर्क होगा, ज्यादा फर्क नहीं होगा, ठीक है। आगे, तो ये मैंने आपको बताया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो इसका मतलब है जब इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, इसका मतलब उसका पाथ अपने आप में एक मैग्नेट का काम करता है। अब मैग्नेटिक कॉइल का काम कर रहा है ना, करंट कैरिंग कॉइल, मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड वहां बन रहा है। तो हम लोग देखिए, मैं आपको बताया ना कि क्या कारण है कि किसी सब्सटेंस में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ रही है। मैंने आपको बोला था ये होना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ, हो रहा है।
अभी एक और चीज बताना मुझे आपको, ये जो मैग्नेटिक मोमेंट हुआ है ये किस वजह से हुआ है? इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट में घूमने की वजह से हुआ है। तो इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू ऑर्बिट या ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट बोलो सिर्फ, या डाइपोल मोमेंट बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। ये जो मैग्नेट डाइपोल है ये इस वजह से क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है, तो इसका नाम पड़ गया ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये बोलने क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्पिन भी करता है ना, जैसा अपना अर्थ कैसे सन के गोल भी घूमता है और स्पिन भी करता है, वैसे इलेक्ट्रॉन भी स्पिन करता है। ये चीज आपने कहाँ पढ़ी होगी? 11 में पढ़ी होगी शायद आपने, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल केमिस्ट्री में, याद करिए, उसमें था। हम लोग आने वाले उस पर, अब मैं थोड़ा सा डिस्कशन है, ज़्यादा नहीं उस पर। मतलब इलेक्ट्रॉन स्पिन भी करता है, तो स्पिन करने से भी उसमें मैग्नेटिक फील्ड आती है, उसमें डाइपोल मोमेंट होता है, उसको हम बोलेंगे स्पिन, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। वो आगे देखेंगे। मतलब कि जब आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऑर्बिट में, न्यूक्लियस में, उसमें दो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, एक है ऑर्बिटल, ऑर्बिट की वजह से, और एक है स्पिन, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, बिकॉज वो स्पिन भी हो रहा है, अपने एक्सिस पे घूम भी रहा है, तो उसकी वजह से भी तो देखिए कोई भी चीज घूमती है, चार्ज, कोई भी चार्ज घूमेगा, ऑर्बिट में घूमेगी, रोटेट हो, उसका डेफिनेटली मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनेगा। इसका मतलब है दो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। मगर अभी इस समय प्रेजेंटली मैं सिर्फ डिस्कस करूंगा अभी इस समय अबाउट ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अब आप जानते हैं कॉइल के लिए लास्ट चैप्टर में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला था I इंटू ए, याद करिए कॉइल का, वो रेक्टेंगुलर कॉइल था I इंटू ए। अगर नंबर ऑफ टर्न्स n था तो NIA, मगर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स हम ले नहीं रहे, हम लोग तो एक ही करंट लोग ले रहे, तो IA याद किया। अच्छा, ये करंट है, अब इसको मैं ऐसे रहने देता हूँ। करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज में इलेक्ट्रॉन E अपॉन टाइम, मतलब टाइम पीरियड फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन और रोटेशन, मतलब रेवोल्यूशन कैसे या सर्कुलर मोशन, तो I अपॉन टी टाइम पीरियड। ओके, अब टाइम पीरियड को भी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। टाइम पीरियड मतलब टाइम इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस दैट इज सर्कमफ्रेंस 2πr, डिस्टेंस अपॉन स्पीड दैट इज v, जो हमने v लिया हुआ। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा? E अपॉन 2πr अपॉन v ऊपर चला जाएगा, EV अपॉन 2πr, ये मुझे आ गया। यहाँ सब्स्टिट्यूट करना अपने को। एरिया, एक कॉइल हमने समझा ना, कॉइल, तो इसका क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, जो रेडियस है सर्कुलर कॉइल, एरिया पाई आर स्क्वायर। चलो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू, आई की जगह पर मैं लिखता हूँ EV अपॉन 2πr इनटू पाई आर स्क्वायर, पाई पाई कट, एक आर कट। ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू हाफ EVR। कभी कभी क्वेश्चन बोलते हैं यहाँ तक डिराइव करो, यहाँ तक, वो कभी कभी बोलेंगे डिराइव दिस फॉर्मूला, तो मैंने डिराइव कर दिया। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू हाफ EVR, हो गया डिराइव। कभी कभी इससे ज्यादा डेरिवेशन भी होता है। क्या? देखिए, जो चीज गोल गोल घूम रही है, हमने पढ़ा है रोटेशनल डायनामिक्स में, रोटेट सर्कुलर मोशन में एंगुलर मोमेंटम भी होता है भाई, देयर इज एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम से रिलेट करेंगे डाइपोल मोमेंट को। कैसे रिलेट करेंगे? ध्यान से सुनिए। एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन V इंटू आर। अभी E लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऑलरेडी एक M यूज हो चुका है, दूसरा M यूज करे तो इलेक्ट्रॉन का दिखाना पड़ेगा। तो ये वापस मैं बताता हूँ, ये फर्स्ट चैप्टर में रोटेशनल में हो चुका है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे M लाना है, तो मैं मल्टीप्लाई डिवाइड बाय मास करता हूँ। ध्यान से देखिए, therefore MO इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, 1 अपॉन 2me इंटू E इंटू MEVR। देखिए मैंने क्या किया, मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड बाय मास किया ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे क्या हो गया? ये मेरा बन गया एंगुलर मोमेंटम। तो MO इज इक्वल टू E अपॉन 2me इंटू L। तो ये मैंने ये तरीका, मतलब वो लोग बोलेंगे डिराइव द रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम फॉर इलेक्ट्रॉन मूविंग है।
तो यहां तक होगा, फिर यहां तक डेरिवेशन हो जाएगा। ठीक है, आगे एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन चाहिए हमको, क्या होगा डायरेक्शन? अब सुनिए, वेक्टर फॉर्म में मैं लिख रहा हूं, क्योंकि ये सब वेक्टर, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज माइनस E अपॉन 2me इनटू L वेक्टर। माइनस साइन ये बताता है कि ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड। इसका मतलब है एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन बाय ऑपोजिट होगा। अगर ऊपर है MO तो एंगुलर मोमेंटम नीचे होगा L, ऑपोजिट है। ये डायरेक्शन वाला एक पार्ट हो गया आपका। अब एक्स्ट्रा, थोड़ा एक्स्ट्रा अगर पूछ लिया तो हियर E upon 2me is called what? Gyromagnetic ratio. E upon 2me is called gyromagnetic ratio. अब गायरोमैग्नेटिक रेशियो का वैल्यू तो आसानी से निकाला जाता था। E का वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19, 9.1 × 10⁻31 मास। उसको सॉल्व करिए, कुछ आएगा आपको 8.8 × 10 कुछ भी आएगा कूलम पर केजी, मतलब वो सॉल्व हो सकता है इसका वैल्यू। तो एक या दो मार्क का पूछते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ गायरोमैग्नेटिक रेशियो, फाइंड द वैल्यू। तो इसका फॉर्मूला है E, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आपको पता है 1.6 × 10⁻19, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया रहेगा, ये सब देते हैं वो लोग पेपर में देते हैं, 9.1 × 10⁻31। मैं इसको सॉल्व कर दूंगा 0.8 हो जाएगा, 8.8 हो जाएगा, और ये पावर जो आएगा वो केजी पर कूलम ना, ये है ये इसको यहाँ लेने चाहता हूँ, आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा, आपका फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। आप गायरोमैग्नेटिक रेशियो का वैल्यू निकाल सकेंगे, क्योंकि ये चार्ज है, कूलम है, और ये मास है, तो कूलम पर केजी, सॉरी नॉट केजी पर कूलम, कूलम पर केजी। एग्जाम पूछ सकते हैं 1 मार्क के लिए या 2 मार्क के लिए, और भी है थोड़ा, ये तो मैंने आपको इसके बारे में बताया। और भी एक चीज़ है बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्या है याद है? बोर्स पॉस्टुलेट। वैसे बोर्स पॉस्टुलेट हम लोग आगे करने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स में, लेकिन आप केमिस्ट्री में कर चुके हैं बोर्स पॉस्टुलेट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में बोर्स पॉस्टुलेट। उसमें पॉस्टुलेट है किस, मतलब इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट का वाला बोर्स का पॉस्टुलेट। बोर्ड में 3 पॉस्टुलेट है, उसमें से एक पॉस्टुलेट इलेक्ट्रॉन पे कि जो द एंगुलर मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। याद करिए बोर्स पॉस्टुलेट, बोर्स पॉस्टुलेट, एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। अब आप मुझे पूछेंगे आपको याद है n इज इंटीजर, h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। आई होप यू रिमेंबर 6.67 × 10⁻34 and get 2π। तो इसको हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं इधर। Therefore MO is equal to E upon 2me into NH/2π। तो n is integer, EH upon 4πme। For n is equal to 1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, MO is equal to EH upon 4πme। इसको बोलते हैं बोर्स मैग्नेटॉन, बोर्स मैग्नेटॉन। नया मतलब एक्स्ट्रा चीज मैं आपको बता रहा हूँ, बोर्स मैग्नेटॉन। दिस वैल्यू इज कॉल्ड एज बोर्स मैग्नेटॉन। इसका वैल्यू भी है, इसका वैल्यू भी है 9.274 × 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। आई थिंक दैट्स द वैल्यू, लेट मी जस्ट चेक। 9.274 ही है, या दैट्स राइट, 9.274 × 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ना, अभी तक सिर्फ ऑर्बिटल ही एक्सप्लेन किया है, सब ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। ये तो बाकी है, कौन सा वाला? स्पिन तो बाकी है। मैंने आपको सिर्फ ऑर्बिटल डेरिवेशन यहाँ तक पूछ सकते हैं, डेरिवेशन यहाँ तक पूछ सकते हैं, और ये एक्स्ट्रा पूछ सकते हैं व्हाट इज गायरोमैग्नेटिक रेशियो, व्हाट इज बोर्स मैग्नेटॉन। ये एक्स्ट्रा 1-2 मार्क का क्वेश्चन अलग से। ये पूरे आपको एक्सप्लेन कर रहा है अबाउट ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। अब थोड़ा सा डिस्कशन किया गया है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट पे। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट
है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन गोल तो घूमता है, साथ में स्पिन भी तो करता है ना। अगर स्पिन करता है तो उसकी वजह से भी मैग्नेटिक मोमेंट होगा, उसको हम लोग ms से डिनोट करेंगे, ms से। तो मैं इसको रब कर देता हूँ भाई, रब करना पड़ेगा। So now I'm talking about spin magnetic moment, जिसको हम लोग डिनोट करें ms। अब इसके लिए मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर 17 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p6 4 10 12 3s2 3p5, is it right? एक मिनट, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, is it right? 4 10 7 8, that's right। थोड़ा केमिस्ट्री का इसलिए थोड़ा ये आदत नहीं है हम लोग को। तो ये टोटल कितना हो गया, 5 + 2 7 7 + 6 13 and 4 17। अब इसका अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं थर्ड शेल की, तो पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की बात कर रहा था ना, पाउलीज, ये आपका 3s है, और ये आपका 3p है, 3p लास्ट ऑर्बिट, लास्ट शेल का बात कर। पाउली ने क्या बोला था, याद करो, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। किसी भी एनर्जी लेवल में, किसी भी एनर्जी लेवल में यू कैन हैव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स विथ ऑपोजिट स्पिन, या नो एनर्जी लेवल कैन हैव इलेक्ट्रॉन विद द सेम स्पिन। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, दो मगर यहाँ पे एक ही है, जो दो है ना वो ऑपोजिट स्पिन है, ऊपर की तरफ डायरेक्टेड, नीचे की तरफ डायरेक्टेड है। ये आपका है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, लास्ट ईयर आपका केमिस्ट्री में से। उसके हिसाब से अगर हम देखें तो स्पिन में भी सपोज आपका एक स्पिन का मैग्नेट डायरेक्शन ये है, लेट्स से ये आपका मैग्नेट डाइपोल मोमेंट ms, और दूसरा अपोजिट इधर है ms, ये दो के हिसाब से। और हमने देखा एंगुलर मोमेंटम अपोजिट है, स्पिन का भी खुद का एंगुलर मोमेंटम होगा, स्पिन का भी एंगुलर मोमेंटम होगा, वो अपोजिट होगा। इधर स्पिन का एंगुलर मोमेंटम इधर होगा, उसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, इधर स्पिन का एंगुलर मोमेंटम इधर होगा, अपोजिट होगा। जो हमने ऑर्बिटल में देखा वो भी इधर होगा। So this is in your magnetic field, external magnetic field, उसमें ऐसा होगा। अब दो होने की वजह से हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपोजिट है, पैरेलल है, तो कैंसिल करेगा, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, इधर कैंसिल होगा, इधर कैंसिल होगा, मगर इधर कैंसिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन की वजह से एक नहीं होगा, मतलब नेट डाइपोल होगा, इसकी वजह से कैंसिल नहीं होगा। इसका मतलब है जिन इलेक्ट्रॉन्स में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस सब एटम में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके लास्ट शेल में उसमें नेट डाइपोल मोमेंट होगा। क्यों? क्योंकि उसका कैंसिल नहीं होगा, एक ही होने की वजह से ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन का स्पिन नहीं है, इसलिए कैंसिल नहीं होगा। ये सब में कैंसिल हो जाएगा, अंदर वाले सब कैंसिल करेंगे, सिर्फ लास्ट वाला अगर पेयर्ड नहीं है, अगर ये भी पेयर्ड होता तो वो भी कैंसिल हो जाता, लेकिन ये अनपेयर्ड होने की वजह से कैंसिल नहीं होगा। तो आपका जो टोटल नेट मैग्नेटिक डाइपोल होगा वो बिकॉज ऑफ ऑर्बिट एंड बिकॉज ऑफ स्पिन, ये दोनों मिला के आपका बनता है नेट मैग्नेटिक डाइपोल moment which is responsible for the magnetic properties in substances showing magnet as a magnet। जो सबसे अपने को मैग्नेट दिखाते हैं, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं, उनके पीछे कारण ये दोनों हैं, ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड स्पिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये उसका कारण है। अब इसके बाद एक छोटा सा दो टर्म है, मतलब सब्सटेंसेस को पढ़ने से पहले कुछ दो टर्म है जो हमको समझना है, जिससे कि हम आगे जब सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, पैरा, डाया एंड फेरो, तो ये दो टर्म यूज होते हैं। तो मैं उस दो टर्म की बात करूंगा।
तो यहाँ पे मैंने आपको क्लियर समझा दिया अच्छी तरीके से कि किसी भी सब्सटेंस में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो उसके डाइपोल मोमेंट की वजह से होती है, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। और डाइपोल मोमेंट दो तरह के होते हैं, एक ऑर्बिटल और दूसरा स्पिन। अब यहाँ पे मुझे दो टर्म आपको समझाना है, एक है मैग्नेटाइजेशन और दूसरा है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये दो टर्म मुझे एक्सप्लेन करें। अब मैग्नेटाइजेशन, अब देखिए मैंने आपको बताया कि बहुत जो भी सब्सटेंसेस या एटम में लास्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा तो नेट डाइपोल होगा और ऑर्बिटल की वजह से होगा। तो इसका मतलब बहुत सारे सब्सटेंस में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखनी चाहिए, लेकिन दिखती नहीं है। क्यों नहीं दिखती है? इसलिए नहीं दिखती है क्योंकि उनके मैग्नेटिक डाइपोल होने के बावजूद वो सब रैंडमली है ना, रैंडम है, कोई ऐसा है, कोई ऐसा है, कोई ऐसा है, सब रैंडमली प्लेस्ड है। अब रैंडम होने से क्या होगा, सब एक दूसरे को कैंसिल कर देते होने के बावजूद, हर एक एटम में होने के बावजूद दूसरा एटम उसको कैंसिल, तीसरा उसको, मतलब एक दूसरे को कैंसिल ही कर रहे हैं वो लोग। तो सबका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाता है होने के बावजूद। जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी ऐसे था, याद है? पोलर याद है? पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड नॉन पोलर, पोलर में था। रैंडम होने की वजह से उनका नेट डाइपोल जीरो हो जाता है। लेकिन कोई कोई सब्सटेंस जिनका नेट डाइपोल होता है, जैसे इधर है मैग्नेट डाइपोल, जैसे Fe3O4 इसमें होता है। तो जिन सब्सटेंस में नेट डाइपोल मोमेंट होता है उनको जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है उसको बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। एंड दिस मैग्नेटाइजेशन इज डिनोटेड बाय नेट मैग्नेट डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम, रेशियो ऑफ नेट मैग्नेट डाइपोल मोमेंट। नेट मतलब क्या? ऑर्बिटल प्लस स्पिन अपॉन इट्स वॉल्यूम। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला आपका होगा एम्पियर पर मीटर, क्योंकि इसका एम्पियर मीटर स्क्वायर है और इसका मीटर क्यूब है, एम्पियर पर मीटर। इसका अगर आपको डायमेंशन लिखना है तो L⁻⁻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 ⁻
ठीक है, तो ये आपको मैग्नेटाइजेशन के बारे में मैंने बताया, दिस इज अबाउट मैग्नेटाइजेशन। अब मैं आपको मैग्नेटिक इंटेंसिटी बताऊं, उसके लिए हमको लेना पड़ेगा सॉलिनॉइड। अब ये तो मैंने आपको सिखाया हुआ सॉलिनॉइड है कि नहीं, सॉलिनॉइड सिखाया मैंने आपको। सॉलिनॉइड में सपोज करंट I is flowing in each of the coil, सपोज n is, याद है n क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n। अब इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी करंट वजह से, उसको हम लोग b नॉट लिखते, याद है कि हम लोग b नॉट दिखाएंगे था, b नॉट, और फॉर्मूला याद है, डिराइव किया था म्यू नॉट इनटू ni, डिराइव किया हमने लास्ट चैप्टर में। अब क्या करते हैं, मैग्नेटाइजेशन रॉड लेते हैं, एक रॉड लेते हैं जिसका मैग्नेटाइजेशन m है, मतलब उसमें मैग्नेटाइजेशन का मोमेंट है, और उसको इधर अंदर रख देते हैं, उसको यहाँ पे अंदर रख देते हैं, इसका मैग्नेटाइजेशन m है। अब उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड B हो जाएगा, B which will be equal to mu naught into m। इसका मतलब है नेट मोमेंट है, नेट इस सोलेनॉइड में एक तो करंट की वजह से, कॉइल में जो करंट हो रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, और एक आपने मैग्नेटाइजेशन सब्सटेंस भी अंदर रख दिया, मैग्नेटाइजेशन सब्सटेंस जिसका मैग्नेटाइजेशन है उसको भी रख दिया, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा B0 प्लस, इसको हम लोग को मैग्नेट BM लिख देते, BM मैग्नेटाइजेशन की वजह से, तो ये टोटल मैग्नेटाइजेशन, टोटल मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा इस सॉलिनॉइड के अंदर। तो B विल बी इक्वल टू म्यू नॉट m, सॉरी म्यू नॉट ni प्लस म्यू नॉट m, ठीक है ना। अब ये जो ni है, ni हियर ni इज डिनोटेड बाय h, h को बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अभी मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ फर्क इतना है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस रॉड के प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी वो मैग्नेटाइज रॉड पे डिपेंड नहीं करता, इट इज इंडिपेंडेंट, क्योंकि डिपेंड तो सिर्फ कॉइल पे कर रहा है। आप कैसा भी रॉड रखिए, एच को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी को फर्क पड़ेगा, ये फर्क है। कोई पूछेगा ना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, इधर तो एक ही डिफरेंस है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच जो है इट इज नॉट डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ द रॉड दैट यू आर यूजिंग, इट इज ओनली डिपेंडिंग ऑन द सोलेनॉइड का जो करंट है और नंबर ऑफ टर्न्स, उसी पर डिपेंड करता है। जो मैग्नेटाइज रॉड रखा उस पर डिपेंड नहीं करता एच, जबकि बी करता है। तो अपना बी का हो जाएगा म्यू नॉट एच
प्लस म्यू नॉट एम। ठीक है, देखिए धीरे धीरे फॉर्मूला कुछ बन रहा है, देखिएगा क्या मजा आएगा। तो म्यू नॉट ये हो गया आपका एच, म्यू नॉट एम। फॉर एच वीक, जब मैग्नेटिक इंटेंसिटी बहुत वीक होती है ना, उस समय क्या होता है, जो मैग्नेटाइजेशन है दैट इज प्रोपोर्शनल टू एच, और उसको लिखते हैं मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू जाई इनटू एच। जाई एम भी लिखना है, नहीं तो सिर्फ जाई भी लिखेंगे तो चलेगा। जाई हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, वहां पे नाम था उसका इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो यहाँ क्या बोलेंगे इसको, यहाँ पे जाई को क्या बोलेंगे, जाई को बोलेंगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या बताएगा, ससेप्टिबिलिटी ये बताएगा कि जब मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप रॉड को रख रहे हैं तो उसका जो डाइपोल है वो किस तरह अलाइंड है, क्या वो मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल के अलाइंड है, उसके उल्टे अलाइंड है, कैसे अलाइंड है। अगर सब उसके मैग्नेटिक फील्ड में अलाइंड है तो ये पॉजिटिव होगा, अगर उल्टा अलाइंड है तो नेगेटिव होगा। सेमीकंडक्टर्स में नेगेटिव होता है, सॉफ्ट आयन कोर में पॉजिटिव होता है, अलग अलग सब्सटेंस में। तो ये जाई बताता है, दैट इज जाई मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट जाई एच। म्यू नॉट कॉमन, 1 प्लस जाई बार एच। ये जाई मतलब मैग्नेटिक जाई, दो जाई होता है, इलेक्ट्रिक जाई होता है, मैग्नेटिक। अभी एम लिखो नहीं लिखो इधर टॉपिक है इसलिए, नहीं तो आपको स्पेसिफाई तो करना चाहिए। ये आपका एक फॉर्मूला बना, पूछ सकती है डिराइव करने को। आगे नाउ 1 प्लस जाई इज इक्वल टू म्यू आर। नया टर्म, वैसे तो ठीक है, म्यू आर को बोलते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी, म्यू आर का फॉर्मूला होता है म्यू अपॉन म्यू नॉट। अब आप बोलेंगे म्यू क्या है, म्यू इज इट इज एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, एब्सोल्यूट permeability. Okay, so let me substitute. B is equal to mu naught mu r into h, but mu naught into mu r is mu. ये डेरिवेशन पूछ सकते हैं, ये दे आर कैन आस्क दिस डेरिवेशन। देखिए म्यू नॉट B is equal to mu naught h, ये कब फॉर्मूला यूज करेंगे, जब आप ये रॉड नहीं रखेंगे तब आप यूज करेंगे म्यू नॉट इंटू एच। और म्यू इंटू एच कब यूज करेंगे, जब आप रॉड रखेंगे, क्योंकि रॉड रखने के बाद ही तो सब बना ना। आपका एक सम है टेक्स्ट बुक में, रॉड नहीं रखेंगे और रॉड रखेंगे, दोनों एक केस में फिर उन्होंने उसका कुछ परसेंटेज में पूछा है। तो रॉड नहीं रखेंगे तो म्यू नॉट एच, रॉड रखेंगे तो म्यू एच। ये डेरिवेशन आपको पूछ सकते हैं, ये आपका डेरिवेशन। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड पार्ट खत्म होता है। सेकेंड पार्ट हमको भी सम्स करना पड़ेगा, और थर्ड पार्ट में होगा हमारा टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस जो हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग थोड़ा कुछ सम देख लेते हैं। तो देखिए आपके सामने मैंने दो सम लिया हुआ, इधर पहला सम देख लेते हैं। अ शॉर्ट बार मैग्नेट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B दिया हुआ है 700 गॉस। अभी एक टेस्ला जो होता है 10⁻⁴ गॉस होता है, तो 700 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला, 2 0 कटेगा तो यू कैन से 0.07 टेस्ला, ऐसा बोल सकते हैं। When its axis makes an angle of 30 degree with the external magnetic field, it experiences a torque of थीटा। जब 30 डिग्री है उस समय टॉर्क है 0.014 न्यूटन मीटर। फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट, m पूछा है m, और वर्क डन पूछा है। अभी टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, mb sin थीटा, है कि नहीं। m पूछा है तो टॉर्क अपॉन b sin थीटा, तो m इज इक्वल टू टॉर्क टाउ कितना दिया भाई 0.07, b 0.0 सॉरी टॉर्क 0.14 0.07 sin 30 हाफ होता है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये आपका पहला आंसर हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट क्या पूछा है, नेक्स्ट पूछा है वर्क डन।
वर्क डन है एम बी cos थीटा नॉट माइनस cos थीटा। एम बी बोला है फ्रॉम मोस्ट स्टेबल टू मोस्ट अनस्टेबल। मोस्ट स्टेबल मतलब जब एकदम मिनिमम पोटेंशियल होता है तो वो तो भाई 0 डिग्री पे होता है, देख चुके हम लोग। और अनस्टेबल 180 डिग्री पे होता है, तो 180 डिग्री एम बी cos 0 इज 1 माइनस cos 180 इज -1। एम बी 1 + 1 इज 2 एम बी। सो 2 इंटू एम अभी हमने निकाला है 0.4 और बी उन लोगों ने दिया हुआ है 0.07, तो 56 आएगा, 0.056 जूल्स। सिंपल, एक सम हो गया। दूसरा सम, अब मैग्नेटिक नीडल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हैज मैग्नेटिक मोमेंट m दिया हुआ है 2 × 10⁻² एम्पीयर मीटर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया I दिया हुआ है 7.2 × 10⁻7 kg मीटर स्क्वायर। 10 oscillations in 6 seconds, time period 6/10, 0.6 seconds। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B पूछा है भाई। T का फॉर्मूला क्या है, 2π√I/mb। याद करो, इसे अभी भी डिराइव हुआ देखा है तो फटाफट हो जाता है। इसलिए मैं हर टॉपिक के बाद न्यूमेरिकल्स क्यों करता हूँ, क्योंकि अभी किया तो याद रहेगा, पूरे चैप्टर के बाद करने को जाएंगे ना तो फॉर्मूला याद नहीं रहता है। अब मुझे m चाहिए तो स्क्वायरिंग करो, तो स्क्वायरिंग t square is equal to 4π square into I/mb। b को ऊपर ले और b is equal to 4π square I upon m into t square। अभी सब वैल्यूज डालना पड़ेगा और जो भी आंसर आएगा वो लिखना पड़ेगा, है कि नहीं। 4 into like 3.142 the whole square, I का वैल्यू 7.2 into 10⁻⁻7 upon m का वैल्यू 2 into 10⁻⁻2, टाइम पीरियड इज 0.6 the whole square। अब ये तो मुझे आपको बताना पड़ेगा आंसर जो भी दिया टेक्स्ट बुक में। आंसर है 3.943 into 10⁻³ टेस्ला। देखिए वैल्यू तो आप निकाल सकते हैं मगर ये चीज है। तो मैंने एक टाइप कौन सा किया मालूम है ना, वर्क डन टॉर्क वाला, दूसरा एक किया मैग्नेट नीडल वाला, टाइम पीरियड वाला। अब हमारा वो फॉर्मूला बाकी हो जो इलेक्ट्रॉन गोल घूमते हैं और मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी का एक आध फॉर्म वो भी देख लेते हैं। चलिए दो सम और देख लेते हैं। यहाँ पे दिया इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 5.3 × 10⁻11 मीटर। स्पीड v दिया हुआ है 2 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। E और मास दिया हुआ है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक ऑर्बिटल मोमेंट mo हाफ EVR। याद करिए, डिराइव किया था अभी थोड़ी देर पहले। हाफ 1.6 × 10⁻19 2 × 10⁻6। रेडियस है आपका 5.3 × 10⁻11। ये आपका 2 और 2 कट जाएगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आंसर पता है तो जो टेक्स्ट में दिया हुआ है 8.48 × 10⁻24, 8.48 × 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये मेरा पहला आंसर हो गया। दूसरा क्या पूछा है, एंगुलर मोमेंटम L, मास इनटू mvr। तो मास तो 9.1 × 10⁻31, वेलोसिटी है 2 × 10⁻6, 5.3 इंटू, बड़ा इजी आप देख रहे हैं ना, बहुत इजी है। सम आ गया 3 मार्क को तो अच्छा ही है, डायरेक्ट आप फटाफट सॉल्व से कैलकुलेशन लेंदी रहेगा और कुछ नहीं, ओनली कैलकुलेशन विद प्रॉब्लम। 9.646 × 10⁻35, 9.46646 -35 kg मीटर स्क्वायर। ये तो आप जानते होंगे ना, एंगुलर मोमेंटम आपने पढ़ा है यूनिट। देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ा, नहीं तो क्वेश्चन 3 मार्क का सम है। ये देखिए बड़ा अच्छा सम है। रॉड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए दिया हुआ है आपका 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 0.25 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी H 4000 एम्पीयर पर मीटर। मैं शायद जब एक्सप्लेन कर रहा था थियरी पार्ट में, मैंने आपको ये नहीं बताया कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन दोनों का यूनिट सेम है, एम्पीयर पर मीटर। मैं शायद बताना आपको भूल गया था। फ्लक्स, पहली बार फ्लक्स सुनने को आया इस चैप्टर में 25 × 10⁻⁻, बहुत देर से फ्लक्स ही नहीं सुना हमने, मैग्नेटिक फ्लक्स। ये तो आपको 11th में था शायद, मैग्नेटिक फ्लक्स। फाइंड रिलेटिव परमेबिलिटी मतलब μr, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मतलब xi, एंड मैग्नेटाइजेशन मतलब m। 3 चीज पूछा है, 3 चीज करेंगे और 3 मार्क मिलेगा। वैसे याद करिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स
इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का E का इलेक्ट्रिक फ्लक्स इट वाज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनटू ए। तो ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी B इनटू ए। तो हमारे पास B नहीं है तो B ढूंढेंगे। B इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन ए 25 into 10 raised to minus 6 upon 0.25 into 10 raised to minus 4। ये शिफ्ट होगा तो ये minus 6 हो जाएगा, तो पूरा कट करके 1 टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर व्हाटएवर दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड। पूछा नहीं है लेकिन वो सब ढूंढने में काम आएगा ये। चलिए अब देख लेते हैं बी का फॉर्मूला। पहली बार जब आप कोई रॉड रखते हैं तो बी का फॉर्मूला होता है म्यू इनटू एच। म्यू को कैसे लिख सकते हैं? म्यू नॉट इनटू म्यू आर इनटू एच। ये हो चुका, अभी मैंने डेरिवेशन में आपको बताया था। हमको म्यू आर पूछा है, बी अपॉन म्यू नॉट इनटू एच इज इक्वल टू म्यू आर। सो म्यू आर इज इक्वल टू बी का वैल्यू हमने अभी भी ढूंढा है 1, म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू -7 लास्ट चैप्टर में देख चुके हैं। एच 4000 भाई इधर सॉल्व करना पड़ेगा। टेक्स्ट में इन लोग ने ना टेक्स्ट में इन लोग ने अप्रोक्सीमेट आंसर दिया है एक्चुअली पॉइंट में, लेकिन उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 198 ले लिया, तो हम भी ले लेते हैं 198। एग्जैक्ट नहीं है लेकिन अप्रोक्सीमेट है, तो पहला आंसर आ गया। अभी हम जानते हैं 1 प्लस Xim इज इक्वल टू म्यू आर। तो Xim इज इक्वल टू म्यू आर हमने निकाला 198 माइनस 1। Xim इज इक्वल टू 197 सॉरी ये 199 नहीं है 199 है, ये 198 है। टेक्स्ट में आंसर मैंने जरा उल्टा देख लिया 198, ये 199 ये 198। दूसरा आंसर आ गया, पहला आंसर दूसरा आंसर। तीसरा मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन इक्वल टू Xi इनटू H। तो Xi है 198 इनटू H 4000। अब इसको तो भाई मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7.92 इंटू 10 रेज़ टू 5 एम्पियर पर मीटर। फॉर्मूला आएगा तो हो सकता है ऐसे ही सम्स आपको एग्जाम में आएंगे। हम लोग का एक पार्ट खत्म, दो पार्ट खत्म हुआ। फर्स्ट पार्ट तो थोड़ा रिवीजन था, मैंने सेकंड पार्ट में आपको पूरा एक्सप्लेन किया कैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बनती है, मैग्नेटाइजेशन एक्सप्लेन किया, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा किस पे? टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, पैरा, डाया एंड फेरो, और एक हिस्टेरिसिस कर्व है। ये हो गया तो चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। छोटा सा चैप्टर है लेकिन कर लेंगे तो अच्छा सा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ईजी लगा होगा, काफ़ी ईजी चैप्टर है ये। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।